गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे एसेंशियल ऑफ सैम्पल। ठीक है, मतलब निदर्श या प्रतिदर्श के आवश्यक तत्व है ना। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं न्यायदर्श के। ठीक है, तो सबसे पहला है फ्रीनेस या स्वतंत्रता, है ना। अब हमारे समग्र के जितने भी पद हैं या हमारा एग्रीगेट के जितने भी हमारे पास में इसमें यूनिवर्स के अंतर्गत हमारे पास में जितनी भी वेरियस यूनिट्स हैं, है ना, उसको हम क्या करते हैं, वो सारी यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे से कैसी स्वतंत्र है ना। मतलब एक इकाई प्रतिदर्श में शामिल होने का प्रभाव दूसरी इकाई के सम्मिलित होने या न होने पर नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम एक यूनिट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं एज अ एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट अदर यूनिट्स पे नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कैसा है, एसेंशियल ऑफ सैम्पल में सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, फ्रीनेस होनी चाहिए। देन होमोजीनिटी, है ना। होमोजीनिटी यानी सजातीयता, है ना। यदि एक ही समग्र में दो या दो से अधिक इकाइयाँ हैं, है ना, मतलब अगर हमारी एक ही यूनिट में हमारी 1 या फिर मोर देन यूनिट्स हैं, ठीक है, यूनिवर्स में, तो हम क्या करेंगे, शी हैव सेम फीचर्स, मतलब उनकी सजातीयता एक जैसी होना चाहिए, मतलब एक ही प्रजाति के होने चाहिए वो। दिस आर फीचर्स शुड बी विद इन द लिमिटेड यूनिवर्स, है ना। ये लिमिटेड यूनिवर्स में काम करती हैं, इसलिए इनमें सजातीयता होनी चाहिए। फिर है प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या है, एन आइडियल सैंपल। ये एक ऐसा आइडियल सैंपल है जिसके फीचर्स के अंतर्गत क्या होती है, ये एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। तो उनमें प्रतिनिधित्व की भी कैसी होना चाहिए, विशेषता होनी चाहिए। फिर है पर्याप्तता यानी सफिशिएंसी, है ना। अब निदर्श का आकार इतना पर्याप्त होना चाहिए कि इकाइयों की संख्या न तो ज़्यादा होनी चाहिए न कम, मतलब हमारे सैंपल्स का साइज़ इतना लिमिटेड होना चाहिए कि उसमें ना तो उनका जो साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा मोर हो, ना ही बहुत लेस देन हो, है ना। क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स जो सैंपल की है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब सफिशिएंसी उसमें प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एसेंशियल सैंपल्स की बात। अब इसके बाद में है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सैम्पलिंग, है ना। अब सैम्पलिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहले समग्र की विशेषताएं हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। इससे समग्र की विशेषताएं क्या क्या होंगी कि इसमें सैम्पल मेथड इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट यूनिवर्स, है ना, वेरी लेस विथ लेस एक्सपेंडिचर, है ना। अब हमारे सैम्पल मेथड में क्या है कि निदर्श के अनुसंधान का अध्ययन करने के लिए हमको पूरे समग्र में कम से कम समय और खर्च में अधिकाधिक उसमें हमको क्या होनी चाहिए, सूचना उपलब्ध हो जाती है। मतलब हमारा जो है यूनिवर्स में हमारे पास में बस एक कम से कम टाइम में लेस एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो होकर के हमको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो जाती है। देन सेकेंड पॉइंट टू टेस्ट द फैक्ट्स। इसमें हम जितने भी फैक्ट्स हैं उनको जांच सकते हैं या उसकी सत्यता को जांच सकते हैं, है ना। तो सैम्पल मेथड में जो है हमारे रिज़ल्ट हैं या उसके हमारे परिणाम हैं, है ना, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं रिजल्ट्स को, ठीक। देन सेंसेक्स मेथड, फॉर एग्जांपल द काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। सेंसेक्स मेथड में जैसे हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, है ना। सैम्पल सर्वे इज़ ऑल्सो कंडक्टेड, इसमें हम सैम्पल सर्वे भी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। फिर है टू ऑब्टेन रेगुलर इन्फॉर्मेशन। इसमें हमको निरंतर जानकारी के लिए भी ज़रूरी है। हमारे यूनिवर्स में समग्र में जितनी भी कंटिन्यूस नीड है ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जानकारी के लिए जितनी भी चीज़ें आवश्यक हैं, यूनिट्स ऑफ सैम्पल मेथड हैं, कैन बी यूज्ड इन दिस कंडीशन, उसको हम इसी कंडीशन पे यूज़ कर सकते हैं। ऑब्टेनिंग रेगुलर इन्फॉर्मेशन, इसमें हमको रेगुलर जानकारी मिल जाएगी, है ना।
फिर है रिजल्ट कैन बी यूज्ड फॉर करेक्टिंग द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्लियर सैम्पलिंग, है ना। इसमें हमको जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल हमको क्या मिलेंगे, एक्यूरेट मिलेंगे, जिससे हमारा काम और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। फिर है 4.2 फुलफिल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, है ना। ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इसकी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे निदर्शन के उद्देश्य, ठीक है। अब हम बात करेंगे निदर्शन की सीमाएं, है ना। सीमाओं में इसमें सबसे पहला पॉइंट है उच्च स्तर की परिशुद्धता या हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो हमारी जो मेथड है कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज एसेंशियल। जब अत्यंत उच्च स्तर की परिशुद्धता की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर इसका ये वांछित होती है, ठीक है। तो ये निदर्शन की तकनीक जो है ये बहुत ही शुद्ध होती है, तो ये ज़रूरी होती है। इसमें पहला एक एसेंशियल एलिमेंट है। दूसरा है इसमें विजातीयता यानी हेट्रोजेनिटी, है ना। हेट्रोजेनिटी यानी हमारी विजातीयता, मतलब इसमें जितनी भी इकाइयाँ हैं वो अधिक से अधिक कैसी पाई जाती है, विजातीय पाई जाती है, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट पाई जाती हैं, है ना। इसमें जो हमारे सैंपल्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से विपरीत होते हैं ना, अपोजिट्स यूनिट्स वाले होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्थिरता का पूर्ण अभाव यानी लैक ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें हमारी जितनी भी यूनिट्स होती हैं, है ना, इनके फीचर्स क्विकली मतलब बहुत ही जल्दी से चेंज होते हैं, तो देयर इज़ लैक ऑफ स्टेबिलिटी। इसीलिए इसमें लैक ऑफ स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, मतलब इसमें स्थिरता का आपको अभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे हमारे संगणना विधि यानी सेंसस मेथड और सैंपल मेथड की। संगणना विधि और निदर्शन विधि में अंतर या फिर सेंसेक्स या सैंपल मेथड। सबसे पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं सेंसेक्स मेथड। इन दिस मेथड डेटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑल यूनिट्स, है ना। अब सेंसेक्स मेथड में हमारा जो डेटा होता है वो हम ऑल यूनिट्स से कवर कर सकते हैं, बट सैंपल मेथड में ओनली सम यूनिट्स, है ना। सैंपल मेथड में हम सिर्फ कुछ ही चीज़ों को हम इसमें इकट्ठा करते हैं, मतलब ओनली सम यूनिट्स। देन कॉस्ट की बात करें तो इन दिस मेथड मोर मनी एंड लेबर इज़ रिक्वायर्ड। इसमें ज़्यादा मनी और लेबर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सैंपल मेथड में अगर हम बात करें तो इन दिस मेथड देयर इज़ लेस रिक्वायरमेंट ऑफ मनी एंड लेबर। इसमें हमको कम से कम मनी और पैसे में हमारा काम हो जाता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, है ना। द डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर मोर रिलायबल, है ना। इसमें डेटा जो कलेक्ट होता है वो बहुत ही रिलायबल होता है और एक्यूरेट होता है, ठीक है, सारी यूनिट्स का, ठीक। एंड दिस मेथड लैक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसमें बहुत ही हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सैंपल मेथड में कम होती है। इसकी रिलायबिलिटी यानी इसकी शुद्धता, है ना, सारी यूनिट्स की ये इसमें पाई जाती है, पर इसमें विश्वसनीयता कैसी होती है, कम होती है, मतलब इसको हम रिलायबल नहीं कर सकते हैं। फिर है अरेंजमेंट्स, है ना। अब अगर सेंसेक्स मेथड में देखें तो इट रिक्वायर्स अ बिग प्लानिंग, है ना। ये क्या है, रिक्वायर्ड किसके लिए, बिग प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जबकि अगर सैंपल मेथड की बात करें तो इट रिक्वायर्स स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अगर सैंपल मेथड की हम बात करें तो ये सिर्फ किसके लिए है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम की है। फिर हम बात करें सेंसेक्स मेथड में डीप स्टडी। इन दिस मेथड डीप स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट इज़ पॉसिबल, है ना। सेंसेक्स मेथड में हम डीप स्टडी कर सकते हैं। आपको पता है जनगणना लेवल के जो काम होते हैं वो बहुत बड़े बड़े लेवल पर होते हैं, तो इसमें हाई लेवल के काम भी हम इसमें कंप्लीट कर सकते हैं।
जबकि अगर सैम्पल मेथड की बात करें तो इन दिस मेथड डीप स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट इज़ नॉट पॉसिबल, इसमें सब्जेक्ट की डीप स्टडी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सुटेबिलिटी, दिस मेथड इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल यूनिवर्स, ये मेथड क्या है, छोटे यूनिवर्स के लिए काम की है। ठीक है, सेंसेक्स मेथड। जबकि अगर सैम्पल मेथड की बात करें हम तो सैम्पल मेथड भी सूटेड फॉर स्मॉल यूनिवर्स, मतलब लिमिटेड एरिया के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है। अब हम हिंदी में अगर देखें तो हमारा हिंदी में क्या है, संगणना विधि या निदर्शन विधि, है ना। इस विधि में समग्र की सभी पदों के संबंध में सूचना एकत्रित की जाती है ना। इस विधि में क्या है, हम सारी मदों की सूचना एकत्रित करते हैं, जबकि निदर्शन विधि में क्या करते हैं, कुछ ही मदों का अध्ययन करते हैं, है ना। अब इसकी अगर हम लागत की बात करें तो संगणना विधि कैसी है हमारी, धन और श्रम ज़्यादा लगता है इसमें। ठीक है। जबकि अगर हम निदर्शन विधि की बात करें तो इस विधि में धन और श्रम अपेक्षाकृत कम लगता है ना। फिर है शुद्धता और विश्वसनीयता, इस विधि द्वारा एकत्रित आंकड़े बहुत ही ज़्यादा अधिक शुद्ध होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। ठीक है। जबकि अगर निदर्शन विधि की बात करें तो निदर्शन विधि से जो हमारे आंकड़े आते हैं वो शुद्धता और विश्वसनीयता उसमें कम पाई जाती है। अब हम संगठन की बात करें तो संगणना विधि में इसमें बड़े संगठन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब इसमें बड़े बड़े संगठन के आवश्यकता के अनुसार ही काम होता है ना। फिर निदर्शन विधि की बात करें तो इसमें छोटे संगठन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। गहन अध्ययन की बात करें तो इसमें गहन अध्ययन हम संभव है ना, हम डीप स्टडी कर सकते हैं, गहन अध्ययन कर सकते हैं। बट निदर्शन विधि में गहन अध्ययन संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस क्या है, इसमें कुछ मदों को ही हम शामिल करते हैं। ठीक है। फिर उपयुक्तता, है ना। संगणना विधि क्या है, सीमित क्षेत्र वाले अनुसंधान के लिए उपयुक्त है ना। जबकि अगर हम निदर्शन विधि की बात करें तो यह विधि विस्तृत क्षेत्र वाले अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस हो गया कंप्लीट। ठीक है। तो हम आगे वाले टॉपिक की बात करें, पर्पसिव सैम्पलिंग, है ना। पर्पसिव सैम्पलिंग यानी क्या होती है, वो मेथड है ना जिसमें इसको हम डेलिबरेट सैम्पलिंग भी कहते हैं, है ना। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड सैम्पल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम यूनिवर्स बाय इन्वेस्टिगेटर यूजिंग हिज ओन जजमेंट, है ना। हमारा जो इन्वेस्टिगेटर या अनुसंधान करता होता है वो खुद अपने विवेक के अनुसार ऐसी इकाइयाँ या अपने यूनिट्स को चुनता है जो समस्त समग्र का प्रतिनिधित्व करती है ना। तो ऐसी इकाइयाँ वो चुनता है और इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर ही आधारित होता है। मतलब सिलेक्शन हमेशा कौन करता है, अनुसंधानकर्ता ही करता है। तो ये कैसी विधि है, सविचार निदर्शन विधि है। ठीक है। अब इसके हम गुणों की बात कर लें। सविचार निदर्शन के कौन कौन से गुण या लाभ हैं। सबसे पहला तो है ये विधि कैसी है, वेरी इजी है, बहुत ही सिंपल मेथड है जिसमें हमको कुछ नहीं करना है, हमारे अनुसार हमको उसमें क्या करना है, डेटा सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। देन सेकंड इज समय एवं श्रम की बचत होती है इसमें, सेव टाइम एंड मनी, है ना। इस मेथड में क्या है, हमारे पास में सिलेक्टेड डेटा होता है या आंकड़े होते हैं तो हमारी समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। फिर है स्पेशल यूनिट्स, है ना। इसमें विशेष इकाइयों को हम सम्मिलित करते हैं, इसलिए यह विधि कैसी है, बहुत ही उपयुक्त है ना। फिर है इस विधि में स्पेशल यूनिट्स है क्योंकि इसमें क्या है, सम्मिलित करने के लिए हम एक विशेष यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो यह विधि कैसी है, दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल, है ना। ये मेथड कैसी है, बहुत ही यूजफुल है मेथड है। ठीक। फिर है लास्ट
ट्रू रिप्रेजेंटेटिव यानी सही चयन, है ना। इस विधि के प्रमाप निश्चित कर दिए जाएं तो निदर्शन का चयन सही हो जाता है। मतलब इस मेथड को हम हाईली यूटिलाइज करते हैं अगर, तो सैम्पल्स क्या है, हमको राइट प्रोपोर्शन ऑफ सैम्पल्स देता है, जो कि हमको ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स में क्या करता है, हेल्प करता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो ये क्या है, इस विधि में प्रमाप निश्चित कर दिए जाने से निदर्शन की टेक्निक सही साबित होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे लाभ। अब हम दोषों की बात कर लेते हैं। डिमेरिट्स ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग, है ना। अब निदर्शन के दोष, पर्सनल बेस, है ना। सबसे पहले तो क्या है, व्यक्तिगत पक्षपात है ना। इस मेथड में पर्सनल बेस फैसिलिटी इन इन्वेस्टिगेटर की बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर पक्षपात का भय हमेशा बना रहता है कि वो अपने विवेक से पक्षपात इसमें कर सकता है ना। फिर दूसरा है निदर्शन विभ्रम, मतलब सैम्पलिंग एरर, है ना। इसमें सैम्पलिंग एरर का अनुमान लगाना भी हमको कठिन हो जाता है। ठीक है, मतलब सैम्पलिंग कैसा हो रहा है, कैसे हम उसमें कितना चेंज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती है। फिर है साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि, है ना। ये विधि कैसी है, साइंटिफिक या वैज्ञानिक विधि है ना। अब इस वैज्ञानिक विधि में क्या है, इस विधि को हम वैज्ञानिक विधि नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इस विधि से हम सिर्फ कुछ एक सैंपल्स के थ्रू ही काम कर रहे हैं, है ना। तो ये ऐसी साइंटिफिक मेथड नहीं है। नॉट रिलायबल और एक्यूरेट, है ना। इसमें सत्यता एवं शुद्धता भी नहीं पाई जाती। क्योंकि इस विधि से प्राप्त जो निष्कर्ष या सत्यता होती है उसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। मतलब इसके रिजल्ट जो हमको ऑब्टेंड होते हैं इस मेथड के थ्रू, इट इज़ नॉट रिलायबल एंड एक्यूरेट, मतलब वो एक्यूरेट भी नहीं होते हैं और उसमें हमको रिलायबिलिटी भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके दोष। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट है हमारी रैंडम सैम्पलिंग मेथड, है ना। रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो है हमारी, ये नेक्स्ट मेथड है। ठीक है, इस मेथड में, इन दिस मेथड सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज बेस्ड ऑन चेंज और लक, है ना। इस मेथड में हम क्या मान लेते हैं कि भैया देव योग या भाग्य पर हम आधारित हो जाते हैं कि हाँ भैया ये चेंजेस लक के थ्रू हैं या फिर कोई गॉड गिफ्ट है ना, हम इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड एवरी यूनिट ऑफ यूनिवर्स इज गिवन चेंज टू बी रिप्रेजेंटेटिव, और हम हर एक यूनिट को क्या मान लेते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव मान करके काम करते हैं। और इसमें प्रत्येक इकाई जो होती है न्यायदर्श में सम्मिलित होने की संभावना बराबर होती है। और इसमें हमारा जितना भी सर्वेक्षण होगा या सैम्पलिंग के थ्रू सर्वे होगा उसमें निजी महत्व, है ना, महत्वहीन कर दिया जाता है। मतलब उसमें हमारा खुद का स्वार्थ हम कम कर देते हैं। ठीक है, और इसमें 3 मेथड्स होती हैं। लॉटरी मेथड, है ना, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जहाँ पर बहुत सारे नाम नंबर की पर्चियाँ लिखी जाती हैं और उसके थ्रू, लॉटरी के थ्रू क्या किया जाता है, एक व्यक्ति का चयन किया जाता है। ठीक है, या ढोल घुमाकर, है ना, बहुत जगह पर लकड़ी या लोहे के गत्ते के टुकड़े पर 1 2 3 4 से लेकर के 10 9 तक के अंक लिखे जाते हैं और उसको हाथ से या बिजली से घुमाया जाता है
और उसके बाद में उसमें जो अंक आते हैं उसके आधार पर किया जाता है। ठीक है, फिर है टिप्पेट्स यानी संख्याओं द्वारा, है ना। टिप्पेट्स मेथड जो है, टिप्पेट्स मेथड में इसमें ये बहुत ही आसान और बहुत ही प्रचलित विधि है। इसमें क्या करते हैं, 4-4 अंकों वाली संख्याओं की सारणी बना लेते हैं जिसको हम क्रमबद्ध अनुसार लिख करके निदर्शन का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टिप्पेट मेथड हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे एजम्पशन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड, है ना, हमारी देव निदर्शन विधि की मान्यताएं, है ना। अब हमारी देव निदर्शन विधि की हमारी मान्यताओं की अगर हम बात करें तो क्या क्या है, विदाउट बेस मतलब निष्पक्षता के बिना, है ना। अब ये विधि कैसी है, बिना निष्पक्ष के हम इसमें इकाइयों का चुनाव करते हैं, मतलब इसमें पक्षपात नहीं किया जाता है इस मेथड में, है ना। तो ये मेथड कैसी है, निष्पक्षता से आधारित है। इसमें इकाइयों का चुनाव जो है निष्पक्ष होकर किया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है, न्यायदर्श की इकाइयों का चुनाव परस्पर स्वतंत्र है, मतलब इसमें जो हमारी इकाइयाँ हैं वो पूरी तरीके से कैसी होगी, इंडिपेंडेंटली हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, फिर है सामग्री की प्रत्येक इकाई को न्यायदर्श में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त हो, मतलब इसमें इक्वल चेंज आते हैं, समान अवसर मिलते हैं। तो समान अवसर मिलेंगे तो निश्चित सी बात है इसमें क्या होगा, आसानी हो जाएगी हमको काम करने में। फिर है न्यायदर्श के चयन के पश्चात उनमें परिवर्तन न हो, है ना, मतलब रिजल्ट जो ऑब्टेन हो रहे हैं मेथड में वो कैसे हैं, रिलायबल और एक्यूरेट होने चाहिए। मतलब न्यायदर्श के लिए जो चयन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, फॉर सैम्पलिंग, है ना। तो इसमें क्या है, न्यायदर्श के चयन के पश्चात उसमें परिवर्तन अगर न हो तो उसको देववत गुण समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इस विधि को हम देव निदर्श विधि भी नहीं कह पाएंगे, है ना। मतलब क्या हुआ, देव निदर्श का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, है ना। और जब देव निदर्श का लोप हो जाएगा तो ये आंकड़े देव निदर्श विधि में शामिल ही नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम हमारे टॉपिक को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गर्ल्स।